तो ये है S23 अल्ट्रा और ये है S24 अल्ट्रा और हो सकता है कि पहली नज़र में आपको दोनों ही फ़ोन सेम दिखें, लेकिन एक्चुअली में अगर स्क्रीन को ध्यान से देखा जाए तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। S23 अल्ट्रा की डिस्प्ले हमें कर्व देखने को मिलती है और S24 अल्ट्रा की डिस्प्ले कम्प्लीटली फ्लैट है और उसमें से वो कर्व डिस्प्ले निकाल दी गई है जो कि कभी सैमसंग फ्लैगशिप फोन्स की यूएसपी हुआ करता था। और हो सकता है कि ये आपको एक बहुत बड़ा फर्क ना दिख रहा हो, लेकिन कर्व डिस्प्ले के फीचर के लिए ये कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस सैमसंग ने एक टाइम पे कर्व डिस्प्ले की नींव को रखा था वही अब इसको अपने फ्लैगशिप फोन से निकालने में पड़ा हुआ है और बाकी सारे ब्रांड भी सैमसंग को फॉलो करने में लग चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप फोन से कर्व डिस्प्ले को क्यों निकाला? और कर्व डिस्प्ले की वजह से ही सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स जाने जाते थे और सुंदर भी दिखते थे। और ये सब समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2013 में, जब पहली बार सैमसंग ने एक कर्व डिस्प्ले वाला फोन रिलीज करा था, विच इज सैमसंग गैलेक्सी राउंड। और इसने एकदम से मार्केट में तबाही तो मचाना शुरू नहीं कर दिया था, लेकिन लोग इसके बारे में जानने लगे थे और लोग इसके बारे में बात भी करने लगे थे, क्योंकि मार्केट में अब एक ऐसा फोन आ चुका था जो कि दूसरे फोन से कम्प्लीटली अलग दिखता था और इससे फ्यूचर स्मार्टफोन्स का आइडिया भी लगाया जा सकता था। और अब चलते हैं 2014 में, जब सैमसंग ने गैलेक्सी नोट एज को रिलीज करा और ये फोन एक साइड से कर्व था और एक साइड से नॉर्मल फोन्स की तरह ही दिखता था। लेकिन उस टाइम पे ये लोग जरूर सोच रहे थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल था फ्लेक्सिबल ओलेड पैनल की वजह से, और फ्लेक्सिबल ओलेड पैनल की वजह से ही इस फोन को इसका यूनिक लुक लगा था। और जैसे ही ये फोन रिलीज हुआ, इसके सामने सारे फ्लैट पैनल वाले फोन फीके और बोरिंग फील होने शुरू हो गए थे, क्योंकि कर्व स्क्रीन एक कोई ऐसा ही अजूबा नहीं था और इसकी वजह से लोगों को अमेजिंग इमर्सिव व्यू भी मिलता था और अमेजिंग कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता था। और कुछ लोग तो उस टाइम पे ये भी कहने लगे थे, दिस इज जस्ट नॉट अ फीचर, इट इज द फ्यूचर। और कर्व स्क्रीन की हाइप तब बहुत ज्यादा बढ़ गई जब सैमसंग गैलेक्सी S6 एज रिलीज हुआ था और सैमसंग ने इसमें दोनों साइड से कर्व दिया था। इसकी वजह से फोन अल्ट्रा प्रीमियम तो फील हो ही रहा था, अल्ट्रा लग्जरियस वाइब भी फोन को मिल रही थी। और सैमसंग ने इस कर्व्स को कुछ नॉर्मल ऐसे ही नहीं रखा था, ये एक्चुअली में फंक्शनल भी थे, क्योंकि आप शॉर्टकट्स को बिना फोन अनलॉक करे साइड के कर्व्स पे स्लाइड करके एक्सेस किया जा सकता था। और एज लाइटिंग तो थी कूल, आपको समझ में आ रहा होगा कि उस टाइम पे एज लाइटिंग कितनी ज्यादा कूल थी। और S6 एज के रिलीज होने के बाद सब कर्व स्क्रीन की बात करना शुरू हो गए थे और S6 एज की बात बहुत ज्यादा हो रही थी। और जब कर्व स्क्रीन की इतनी ज्यादा बात हो ही रही थी तो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी सैमसंग के ट्रेंड को ज्वाइन करना चाहते थे और अपने फोन को एक्स्ट्रा लग्जरियस वाइब देना चाहते थे। और सबसे पहले सैमसंग के ट्रेंड को फॉलो करने के लिए Xiaomi, OnePlus और Huawei जैसे ब्रांड्स सामने आए और अपने फोन्स उन्होंने कर्व स्क्रीन के साथ रिलीज करे और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरियस और फ्यूचरिस्टिक फ़ोन रिलीज भी करे थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे को लगता है कि OnePlus 7 Pro, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फ़ोन टिल डेट, क्योंकि इसके अंदर दो बड़ी टेक्नोलॉजी जैसे कि पॉपअप कैमरा और कर्व स्क्रीन को कंबाइन किया गया था और उसकी वजह से फ़ोन को कम्प्लीटली इमर्सिव व्यू मिल पाया था और नॉच का धब्बा भी फ़ोन के ऊपर नहीं था। तो इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती थी। और आपको याद होगा कि एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर कर्व स्क्रीन होना कंपलसरी हो गया था और ये एक मस्ट है फीचर बन गया था। अब देखा जाए तो किसी भी टेक्नोलॉजी के सिर्फ फायदे ही नहीं होते, उसके नुकसान भी होते हैं और कर्व स्क्रीन के फायदे अब लोगों को दिखना शुरू हो गए थे और इनमें से सबसे बड़ा नाम आता है एक्सीडेंटल टचेस का। और अगर आपने कभी कर्व स्क्रीन वाला फोन यूज किया है पुरानी टेक्नोलॉजी वाले, तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। और अननेसेसरी एक्सीडेंटल टचेस में सबसे बड़ा काउंट होता है अननेसेसरी टैप्स, और कभी कभी तो कॉल्स तक लग जाते थे जो कि यूजर्स नहीं लगाए होते थे, ये अपने आप अननेसेसरी टैप्स की वजह से लग जाते थे। और जो चीज़ एक टाइम पे फ्यूचर बोली जा रही थी वही अब लोगों को परेशान करना शुरू हो गई थी और इसके डाउन साइड लोगों को फील होना शुरू हो गए थे। और देखा जाए तो ये चीज़ एड्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन रियल लाइफ में ये उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और ये बात तो मुझे बताने लायक भी नहीं लग रही कि ये स्क्रीन कितने ज़्यादा जल्दी टूट जाते थे और ये कितने ज़्यादा फ्रेजाइल थे। और एक बार अगर ये स्क्रीन टूट गए तो उसके बाद इसको सही कराने में आपकी जेब के ऊपर भी डेफिनेटली एक क्रैक आ जाता था। भले ही आपका स्क्रीन ठीक हो जाए, लेकिन जेब का क्रैक इतनी आसानी से नहीं जाता था, क्योंकि कर्व स्क्रीन का रिप्लेसमेंट फ्लैट स्क्रीन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगा था और ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना कभी कभी देखा जाए तो फ्लैट स्क्रीन के कंपैरिजन में चार्ज किया जाता था। और मान लो कि आपने फोन ले लिया और उसके बाद आपको केयर भी करनी है, तो फोन के टच गार्ड तो कितने ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं और कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये हर किसी फ़ोन का ग्लास इन फ़ोन के ऊपर चढ़ता भी नहीं है। और देखा जाए तो ये दिक्कत तो हमें आज के कर्व स्क्रीन वाले फ़ोन्स में भी देखने को मिल जाती है। भले ही एक्सीडेंटल टचेस कंपनीज ने काफ़ी हद तक ठीक कर दिए हैं और जो फ्रेजाइल वाली दिक्कत थी वो भी कंपनीज ने काफ़ी हद तक ठीक कर दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम आज भी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है और मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी फिक्स हो पाएगी। और इनिशियली जो हाइप कर्व स्क्रीन की जनरेट हुई थी वो अब धीरे धीरे मरने लगी थी, क्योंकि कर्व स्क्रीन दिखने में तो अच्छे थे लेकिन उतने ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल और परेशानी दे रहे थे। और इसीलिए जब S22 अल्ट्रा रिलीज हुआ था तो उसका कर्व इतना कम था
के बैरले ही दिखता था। और इससे पता चलता है कि सैमसंग को भी अब कर्व स्क्रीन के डाउन साइड दिखना शुरू हो गए थे और उनको पता लग गया था कि अब इसको डिच करने का टाइम आ चुका है। और एक तरफ एप्पल है जिसने हमेशा से ही सेफ प्ले किया है और कभी भी कर्व स्क्रीन के ऊपर मूव नहीं करा, और हो सकता है कि एप्पल के अकॉर्डिंग कर्व स्क्रीन फीचर नहीं थे, इसलिए वो आज तक फ्लैट स्क्रीन के ऊपर ही टिका रहा। और जब आईफोन 12 रिलीज हुआ तो वो फ्लैट स्क्रीन के साथ तो था ही, साथ में फ्लैट एजेस भी आ गई थी, जिसकी वजह से इंटरनल स्पेस ज्यादा देखने को मिला था, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि एक्स्ट्रा बैटरी ऐड करी जा सकती थी और फ्लैट स्क्रीन ड्यूरेबल तो थे ही। और ये चीज तो आपको मेरे साथ माननी ही पड़ेगी कि फ्लैट स्क्रीन कर्व स्क्रीन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजीली हैंडल किए जा सकते हैं और कर्व डिस्प्ले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं और इसको केयर भी एक्स्ट्रा ही चाहिए होती है फ्लैट स्क्रीन के कंपैरिजन में। और साइड का फ्लैट डिज़ाइन कितना ज़्यादा फेमस, कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो आपको याद ही होगा जब आईफोन 12 सीरीज रिलीज हुई थी। उसके बाद मोस्टली सारी कंपनीज ने भी अपने फोन्स के साइड्स को फ्लैट कर दिया था और अब लोगों को फ्लैट पैनल्स में भी मजा आने लगा था। और जब सैमसंग ने S24 अल्ट्रा कंप्लीटली फ्लैट डिस्प्ले के साथ रिलीज करा तो सबको लगा कि अब कर्व डिस्प्ले का शायद अंत आ चुका है और ये चीज अब खत्म होने वाली है, क्योंकि जिस सैमसंग ने 2013 में सबको दिखाया कि फीचर कैसा लगेगा, वही अब कर्व डिस्प्लेस को अपने फोन से निकालने का शुरू कर चुका था। और देखा जाए तो ये चीज बाकी फ्लैगशिप ब्रांड्स ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है, जैसे कि गूगल के 6, 7 और 8 प्रो के अंदर हमें कर्व स्क्रीन देखने को मिलता था, लेकिन इस साल के 2024 के पिक्सल 9 प्रो के अंदर हमें कंप्लीटली फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है। और कर्व डिस्प्लेस का अंत आप मेरे साथ अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि शायद 2024 के बाद होना शुरू हो गया है। और अब तो ऐसा लगता है कि सैमसंग ने S24 अल्ट्रा के अंदर से कर्व डिस्प्लेस को निकाल के कर्व डिस्प्लेस के ट्रेंड को कंप्लीटली मार दिया है। और ये चीज बिल्कुल भी भूलने वाली नहीं है कि भले ही कर्व डिस्प्लेस का अंत आ चुका हो, लेकिन डिस्प्लेस की टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना का अंत अभी नहीं आया है और इसका अंदाजा हम फोल्डेबल से लगा ही सकते हैं, जो कि अभी बिल्कुल ही नया ट्रेंड है और ये भी फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्लेस की वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन इनकी भी अलग अपनी दिक्कतें हैं और ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी सैमसंग के फोल्ड 1 के साथ, जिसके अंदर स्किन प्रोटेक्टर अगर हटा दो, जो प्री अप्लाइड फिल्म फोन के साथ आई थी, उसे हटाने के बाद फोन का डिस्प्ले कंप्लीटली अनयूजेबल हो जाता था और उसके ऊपर कभी कभी तो ब्लैक स्पॉट्स तक भी आ जाते थे और बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत फील हुई थी। और आपको याद भी होगा कि 2018 में ऐसी बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन फोल्डेबल डिस्प्ले आज भी ट्रेंड है और ये चीज़ शायद हमें कभी भी देखने को ना मिलती अगर कर्व डिस्प्ले एग्जिस्ट ना करते तो। और सोचने वाली बात तो ये है कि क्या फोल्डेबल डिस्प्ले मेन स्ट्रीम बनने के लिए तैयार है या फिर ये भी पॉपअप कैमरा की तरह कुछ सालों बाद गायब हो जाएंगे, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट था, क्योंकि हमेशा लोगों ने किसी भी यूनिक डिज़ाइन के ऊपर प्रैक्टिकलिटी को ही ज़्यादा चुना है और ये चीज़ हमें एप्पल के साथ देखने को मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कोई यूनिक डिज़ाइन नहीं चाहते, लोग कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि यूनिक तो हुई लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी हो, उसके डिसएडवांटेजेस यूजेस से बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए और लोगों को नॉर्मल लाइफ में वो डिसएडवांटेजेस फील भी नहीं होना चाहिए। और अब फ्यूचर कंप्लीटली रीइन्वेंशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। कर्व डिस्प्लेस के एंड से रीइन्वेंशन का एंड नहीं आया और फ्यूचर में हो सकता है कि हमें कुछ और नई टेक्नोलॉजी देखने को मिले जो कि शायद कर्व डिस्प्ले से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो और लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे, जो कि ज़्यादा यूजफुल हो, ज़्यादा ड्यूरेबल हो और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो।